इस वक्त अनसीन पैसेज का नाम सुनते ही सबके तोते उड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स तो क्या, टीचर्स तक का बुरा हाल है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है अनसीन पैसेज एग्जाम में। लेकिन टेंशन नको, मैं हूं ना, मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ एक्सक्लूसिव सीक्रेट चीट कोड्स ही समझ लो। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप चुटकियों में आंसर पाओगे इन अनसीन पैसेज का भी। वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि मैंने डीप एनालिसिस किया है, सारा कुछ पढ़कर, लिखकर, समझकर वो जो निचोड़ निकाला है ना, वो आज आपके सामने रखने वाला हूं। बहुत आसानी से वो सारी चीजें आज आपको सिखाने वाला हूं। वीडियो बस एंड तक देख लेना, ये मुझसे वादा कर दो। देखना फिर ये अनसीन पैसेज ना बहुत आसान आपको भी लगेंगे। क्या क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एग्जाम के अंदर, क्या क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा, उसका आंसर कहां छुपा होगा, कैसे करना है, कैसे ढूंढना है, वो सारी बातें इसी एक वीडियो में मैं समझाने वाला हूं। यहां ऐसे हवा में बात नहीं होगी, यहां पर प्रूव करूंगा अपनी सारे ट्रिक्स, आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और देखना कितना मजा आएगा आपको। तो बस वीडियो को लाइक कर दो, बात के लिए मत छोड़ो। शुरू करते हैं ये कमाल की वीडियो जो आपके मार्क्स इंप्रूव करेगी। दोस्तों स्टेप नंबर 1 क्या होगा मेरा? इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के पेपर में अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं, वहां 2-3 वर्ड्स उनको मुश्किल नजर आते हैं, समझ नहीं आते और वो वहीं पर हार मान जाते हैं। जबकि आपके डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने साफ साफ कहा है कि इंग्लिश के एग्जाम में अनसीन पैसेज में वो सिर्फ आपकी इंग्लिश चेक नहीं कर रहे, बल्कि वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी चेक करना चाहते हैं कि आप कितना कॉमन सेंस रखते हो, कितने लॉजिकल हो। वो जानबूझकर, वो जो 2-3 वर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहे ना, वो जानबूझ के डाले गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ताकि देखा जाए कि जब बच्चे को समझ में नहीं आया तो क्या उसने मोटा मोटा आइडिया लगाया, कितना वो समझ पाया और उसने आंसर किया। क्या वो डर गया और उसने वो क्वेश्चन का गलत आंसर किया, या फिर उसने समझने की कोशिश करी और मोटा मोटा आइडिया लगा के आंसर कर दिया, सही आंसर कर दिया। ये जरूरी है। तो पहली चीज तो माइंडसेट क्लियर रखो कि हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैं मोटा मोटा आइडिया लगाता रहूंगा, हार नहीं मानूंगा। मुझे क्या रहना है वहां पे? लॉजिकल रहना है। कॉमन सेंस को लूज मत करना। बस अगर कहीं पे ऐसा होने लगे कि आसमान से सोना बरसने लगा, तो ये देख लो ना, सोना बरस रहा है, कोई सेंस है इस बात की? बात ही खत्म। गलत है भाई, गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आसमान से दूध की बारिश हो रही, ना 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 ना, ये सारी चीजें नहीं होंगी। इज इट क्लियर और नॉट? तो माइंडसेट क्या रहेगा कि हाँ, 2-3 वर्ड मुश्किल होंगे, कोई बात नहीं, बट मैं ये चेक करूंगा कि कॉमन सेंस मेरा क्या कहता है। ठीक है, आ जाओ आगे। कॉमन सेंस के लिए आपके डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक बात बोली। क्या? आपके लिए जरूरी है कि वो जो पैसेज हो ना, वो जो पैसेज हो, आप ना उसका थॉट देखो कि उस पैसेज में क्या सोच है, पूरे पैसेज की सोच क्या है, नियत क्या है। जो भी पैसेज आपके एग्जाम में आया हुआ है, उसका पर्पस क्या था, उसके अंदर क्या सोच थी, क्यों लिखा गया था, ये आप समझ लो। अब इसको समझने का तरीका भी बताता हूं। देखो, कोई भी पैसेज आपके एग्जाम में अगर आएगा ना, कोई भी पैसेज आया, ये आपका पैसेज था, ये आपका पैसेज आया है ना, वो सिर्फ 2 तरह का होगा। कितने तरह का होगा? 2 तरह का। एक तो पैसेज होगा किसी अच्छाई के ऊपर, यानी किसी अच्छी चीज के ऊपर, किसी चीज के फायदे बताए गए होंगे या उसकी खासियतें बताई गई होंगी। एक तो इस तरह का पैसेज हो सकता है, अखबार की कोई आर्टिकल की कटिंग आ जाती है, ज्यादातर ऐसे ही होता है। दूसरा पैसेज हो जाता है जिस किसी चीज के डिसएडवांटेज बताए गए होते हैं, जैसे पोल्यूशन हो गया, कोरोना हो गया, इस तरह के उसकी बुराइयां बताई गई होती हैं कि भैया टेररिज्म हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, या फिर कोरोना आ रहा है, बच्चों में मॉलन्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो रहा है। इस तरह के 2 तरह के मोटे मोटे आपके पैसेज आने वाले हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि पहले समझ लो ना, एक मोटा मोटा आइडिया ले लो, मेरा पैसेज है क्या, किस चीज के ऊपर हो रही है बात। एक अंडरस्टैंडिंग ले लोगे ना, इतनी अंडरस्टैंडिंग। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग कैसा है कि वो भी बताऊंगा। अभी सुनो, अभी मोटा मोटा क्या करा हमने ना, इंटेंट देख लिया राइटर का। क्या देख लिया? इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है नियत, थॉट, सोच क्या है उस पैसेज की। अगर इतना समझ में आ गया ना, बाकी के 2-3 क्वेश्चन तो आप खुद ही यूं निकाल दोगे, करोगे। अब ये इंटेंट पता कहां से चलेगी? स्टेप नंबर 1 वही है मेरा, स्टेप नंबर 1। भाई स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है? इस थॉट को जानने के लिए ना, इस थॉट का पता करने के लिए मेरे बच्चों, आपको पढ़ना है रीड। क्या रीड करना है सर, बताओ। रीड द लास्ट पैराग्राफ। वाओ, मतलब मैं अनसीन पैसेज का क्वेश्चन कर रहा हूं या कर रही हूं, तो सबसे पहला काम क्या करना है? कुछ नहीं पढ़ना, सबसे पहले लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपको पूरे पैसेज का पता चल जाएगा कि ये किसके ऊपर है। प्रूफ करके दिखाऊं? देखो दोस्तों, आपका जो इस साल का जो सैंपल पेपर था, उसका जो पैसेज है वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जो बहुत मुश्किल माना जा रहा है। उसका लास्ट पैराग्राफ है, पढ़ने की कोशिश करते हैं।
ओवरऑल मोटा मोटा क्या, स्टडिंग पोएट्री इज लाइक अ बॉक्स ऑफ मिक्स चॉकलेट्स, यू नेवर नो। अब इतना पढ़ते मुझे आइडिया हो गया कि इसके अंदर किसकी बात हुई होगी, पोएट्री की बात हुई होगी। इस पैसेज के लास्ट पैराग्राफ को पढ़ के बताना कि किस बारे में ये, नेशन वाइड एफर्ट्स आर नीडेड टू टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ मल न्यूट्रिशन। अब इतना तो आप भी समझ गए, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं हो रही और हमें समझ में आ रहा है कि ये पूरा पैसेज किस बारे में है। आर देयर अदर रीजंस टू स्विच टू अ प्लांट बेस्ड मिल्क ऑल्टरनेटिव, प्लांट बेस्ड मिल्क्स आर सुपीरियर टू काउज मिल्क। अब इतना मोटा मोटा आइडिया हो गया कि इसमें जो गाय का दूध होता है और जो पौधों से दूध मिलता है उसके बारे में कोई बात कही गई होगी। और ये मैं अपने घर से नहीं लाया, आपको जो सपोर्ट मटेरियल मिला है ना क्लास 12th और 10th वालों, ये उसी के पैसेजेस है आपके सामने। तो दोस्तों देखा आपने कि लास्ट पैराग्राफ जब हमने पढ़ा ना, हमें पूरे पैसेज का आइडिया हो गया और मैंने तो सिर्फ 1-2 लाइन ही पढ़ी थी। आप तो पूरा पैराग्राफ लास्ट वाला अच्छे से पढ़ना और फिर आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पूरा पैसेज किस टॉपिक के ऊपर है। टॉपिक पता करना सबसे पहला काम है। इतना कर लिया, उसके बाद क्या करना है, गो थ्रू क्वेश्चंस। गो थ्रू का मतलब होता है ऐसे ही रवा कर लेना, क्वेश्चंस पे नजर डालना, उनको पढ़ना हल्के से कि भाई क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन पढ़ लिए, माइंड में क्वेश्चन रह जाते हैं कि हाँ हाँ क्या क्या पूछा गया, एक आइडिया हो गया। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पढ़ो, रीड दी पैसेज, एंटायर पैसेज आपको पढ़ना है। रीड दी पैसेज स्लोली। स्लोली का मतलब इंग्लिश नहीं आती, टफ वर्ड है, नहीं समझ आ रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ोगे ना स्लो करके, आपको तोड़ तोड़ कर मीनिंग समझ में आने लगेगा। साथ ही क्या करना, इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन करना है। कैसे पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ पेंसिल ले लेना, उसमें मनाही नहीं होती, एग्जामिनर मना नहीं करते। अंडरलाइन करना किसको, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे याद रखना। आपने अभी पहले स्टेप में क्या किया था, क्वेश्चंस देखे थे ना, क्वेश्चन देखे थे ना, उसके रिलेटेड कोई वर्ड माइंड में रह जाए और आपको दिखे कि हाँ ये पैराग्राफ में, उसे वहीं पर क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा फ्रेज आपको देखा दिखाया ऐसा लगा कि हाँ अभी तो मैंने पढ़ा था क्वेश्चन के अंदर, अच्छा ये यहां पर भी है, उसे अंडरलाइन कर लेना। इतना करना, इस तरह से पढ़ना पैसेज को, पूरे पैसेज को आराम से पढ़ लेना। पढ़ लोगे एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। पढ़ोगे कैसे वो सुनो। बच्चे कहते हैं हमें इंग्लिश ही नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं, इंग्लिश का कोई वर्ड है, मैंने कहा ही इज इम्पैकेबल, ऐसा कहीं कुछ लिखा हो मैंने पैसेज में पढ़ा है ना, तो मैं क्या करूंगा, इम्पैकेबल का तो मुझे मीनिंग नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि वो इम्पैकेबल है, ऐसे पढ़ूंगा मैं। ऐसे पढ़ना है कि जो इंग्लिश के वर्ड नहीं आते कोई बात नहीं, उन्हें इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ लेना, बाकी की हिंदी बना के समझने की कोशिश कर लेना। कर पाओगे। और जब आप इतना काम कर लोगे, फिर लास्ट में, एट लास्ट आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 4 मेरा, कि आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। क्या करने हैं, अब आके आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब क्वेश्चन कितने टाइप के होंगे, कैसे कैसे अटेम्प्ट करने, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, वो सुनो। दोस्तों आपसे किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो देख लो, कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना है वो सुनो। भाई एक तो वर्ड मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपका 100% आता ही आता है। उसमें क्या करना होता है, आपसे पूछ लेगा, भाई आपसे कह देगा कि बताओ इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा। सिंपल बताना होगा कि भाई उसका सेम वर्ड क्या होगा, या उसका एंटोनिम या ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। या थोड़ी वैरायटी अब जो आ रही है एग्जाम में, पता है कैसी आ रही है, आपसे कहेगा बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में इस वर्ड का करेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, या फिर कौन से में गलत इस्तेमाल हो रहा है, करेक्ट या इनकरेक्ट यूज, इस तरह से पूछ लेगा। करके दिखाऊं, आपको कुछ नहीं करना है, फंसना नहीं है। पहला काम क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जहां भी आपके टेक्स्ट के अंदर पैसेज में वो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, वहां जाके पहले उसको समझने की कोशिश करना। अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं आता है कोई बात नहीं, उसके आगे पीछे की लाइन को पढ़ के एक कॉमन सेंस से अपने लगा के सोचना कि क्या इसका मीनिंग निकल रहा होगा, ऐसा तुक्का। इतना कर लिया, देखो आपको आंसर आ जाएगा। इतनी हिम्मत जुटा लेना मेरे बच्चों, इतनी अगर आपने हिम्मत जुटा ली तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें पागलों वाले क्वेश्चन ऑप्शन होते हैं, बिल्कुल बेवकूफों वाले ऑप्शन डालता है देखो जानबूझ के। ये आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। देखो जी क्या है इसके अंदर, भाई इसने कहा है पिक द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट यूज ऑफ द वर्ड सस्टेनेबल। भाई कौन से ऑप्शन में सस्टेनेबल का सही इस्तेमाल हो रहा है, ये आपको पिक करना है। सस्टेनेबल का आपको मीनिंग मान लो पता नहीं है, देखना जरा पहला ऑप्शन, ऑल्दो राहुल इज एबल टू वर्क 16 आवर डे राइट नाउ। भाई जो राहुल है वो 16 घंटे अभी काम कर रहा है, हालांकि दिस काइंड ऑफ वर्क शेड्यूल इज सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म। इस तरह का जो इसका शेड्यूल है वो सस्टेनेबल है लंबे समय के लिए। क्या कुछ लॉजिक बन पा रहा है? नहीं,
सस्टेनेबल का तो कुछ लॉजिक इसमें बन ही नहीं रहा है। आप दूसरा देख लेते हैं, जनरेटिंग पावर थ्रू द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल डैमेजिंग। इनकी लैंग्वेज देखोगे, इनकी बातें देखोगे ना, आपको क्या बेवकूफों वाली बात है कि भाई फॉसिल फ्यूल से जो आप पावर जनरेट कर रहे हो उससे ना बड़ा फायदा हो रहा है, सस्टेनेबल लंबे टाइम तक चले। हमने पढ़ा है भाई, नहीं फॉसिल फ्यूल तो खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अ सस्टेनेबल ऑप्शन। भाई एक्सप्लॉइट करो नेचुरल रिसोर्स को, अच्छा ऑप्शन है। तो बिल्कुल बेवकूफों जैसे तरह थोड़ा सा भी पढ़ने की कोशिश करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट्स द सस्टेनेबल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम, यही होने वाला है। कि अगर आपने सस्टेनेबल वर्ड पैराग्राफ में पढ़ोगे ना जाके, वहां पूरी इसकी डेफिनेशन दे रखी है, वहां से आप इसको समझ लोगे और फिर यहां जो ये बेवकूफों वाले ऑप्शन है वो आपको समझ में आ ही जाएंगे। और देखो ये बड़ा मजेदार है, ध्यान से देखना। हैंगिंग क्लोथ्स टू ड्राई इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ड्रायर। भाई हैंगिंग करना क्लोथ्स को सुखाने के लिए, तो यार किसी को नहीं भी पता होगा, इतना तो सबको पता है कि सुखाने के लिए कपड़ों को हम क्या करते हैं? लटकाते ही तो हैं। तो हैंगिंग का मतलब ये समझ में आ गया ना, लटकाना। हाँ, अब ये क्या कह रहा है? तो पिक द ऑप्शन इन विच द मीनिंग ऑफ हैंगिंग इज द सेम एज इट इज इन द पैसेज। आपको एक ऑप्शन चूज करना है जिसमें इसका मीनिंग ये निकल रहा हो। देख लो, पहला ही ऑप्शन था कि आई एम गोइंग टू हैव अ क्रिसमस ट्री एंड हैंग ऑल माय गिफ्ट अपॉन इट, के भाई क्रिसमस ट्री होगा उस पर अपने सारे गिफ्ट लटका दूंगा। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं थी, और वो थे भी उल्टे सीधे। हैंग आउट वर्ड यूज हुआ था, हैंग अप वर्ड यूज हुआ था। नहीं, वो तो मीनिंग ही अलग हो रहे थे ना, अप थोड़ी था उसके साथ। तो इस तरह से आपके सामने कोई भी ना वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें हिंट होगी, बस आपको हिंट पहचाननी है, कॉमन सेंस लगाना और देखना खटैक्स तो आपको उसका आंसर मिलेगा। भाई ऐसे ही ना आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन था, उसमें कह रहा था द पैसेज इंक्लूड्स सम वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर फ्रॉम द सेट ए टू ई बिलो, आइडेंटिफाई टू सेट्स ऑफ एंटोनिम्स। आपको दो सेट आइडेंटिफाई करना है एंटोनिम्स के, यानी ऑपोजिट के। अब एक बात बताओ, इमोशंस एंड फीलिंग्स, क्या ये दोनों उल्टे हैं? नहीं, तो ये तो ऑप्शन से ही कट गया। भाई ये भी गया। सिंपल एंड चैलेंजिंग, क्या एक दूसरे के उल्टे आए? कोई चीज सिंपल है, कोई चीज चैलेंज। हाँ, एक ऑप्शन तो मेरा क्या हो गया? डी हो गया, यानी सिंपल एंड चैलेंजिंग। एक आंसर तो मुझे यही मिल गया। क्या इसके लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ रही है? नहीं। ऐसे आगे आ जाओ। भाई अप्रिशिएट एंड अपलॉड, क्या ये दोनों अलग वर्ड है? नहीं। अप्रिशिएट मतलब भी तारीफ करना, और अपलोड भी पोइट्री को, पोइट्स को अपलोड कर रहा था ना वो, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं रहा। सारी बात, कहानी रुक गई ए और बी पे। जल्दी से जाके चेक कर लो कि ऑफ पिटिंग और इंटरव्यूइंग का आपके पैसेज में कहां इस्तेमाल हो रहा था। एक आइडिया लगा लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से देखो, ट्रिक लगा के क्या कर रहा मैंने क्या करा, जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन थे वहां अपना कॉमन सेंस लगाया, जो मुझे आता था। इसी तरह का होगा एग्जाम में भी, इसी तरह का होगा, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने बोल दिया कि वो ऐसे ही कोई क्वेश्चन डालने वाले हैं। तो मैंने अपना कॉमन सेंस लगाया। दूसरा, मेरे पैसेज में कहां इस्तेमाल हो रहा था वो वर्ड, उसके आगे पीछे की लाइन देख ली और एक आइडिया ले लिया। फिलिप्स वाले क्वेश्चन आपके आते हैं। फिलिप्स में क्या करना है, उसकी स्ट्रैटेजी सुनो। फिलिप्स में जो भी आपको एक लाइन दी गई होती है ना, और बाद में एक ब्लैंक दिया गया होता है, वो लाइन पैसेज में कहां यूज हुई है वहां पे पहुंच जाओ डायरेक्ट। बिल्कुल जैसे ऑपोजिट वर्ड में कर रहे थे या वर्ड मीनिंग वाले में कर रहे थे, वही स्ट्रैटेजी लगानी है। और उससे एक पहले की लाइन और उसके एक बाद की लाइन, बस वो देख लेना, आपको वहीं पर आंसर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। करके दिखो। आओ चलो देखते हैं। भाई आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये? कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली, द ऑथर्स यूज ऑफ विविड इमेजरी इन द पैराग्राफ 3। पैराग्राफ मेंशन कर दिया, हमारे लिए काम आसान हो गया। दिस एंड दिस, ये वाली जो बातें कही गई थी, ये लाइंस की गई थी, ग्रेटली अफेक्ट्स द रीडर बिकॉज। भाई ये वाली बातें, ये वाली लाइंस कहने से जो रीडर होता है बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम तो छोड़ छाड़ के सबसे पहले वो लाइंस को पैराग्राफ 3 में ढूंढेंगे और उसके आगे वाली लाइन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे पीछे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो भाई पैराग्राफ 3 ये रहा मेरा, और यहां पे लिखा हुआ है ये रहा। भाई देयर आर पोएम्स दैट आर इमोशनली चार्ज्ड। भाई कुछ पोएम्स हैं जो इमोशनली चार्ज होती हैं। द वंस दैट मेक द रीडर कर्ल अप इन अ बॉल एंड क्राई और जंप अप एंड डाउन विद जॉय, वन इज लेफ्ट इन ऑ ऑफ द पोएट्स एबिलिटी टू कन्वे इमोशन थ्रू वर्ड्स। भाई क्या हो रहा है, इमोशंस की तो बात हो रही है कि भाई ये सारी ऐसी पोएम्स होती हैं जिससे ना जो रीडर होता है बहुत ज्यादा उस पर इंपैक्ट पड़ता है, इमोशनली वो चार्ज्ड अप हो जाता है, इंटेंसिटी पता चलती है, इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ जाती है, डेप्थ बढ़ जाती है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सो क्या हो जाता है, इट एनहांसेस द इंपैक्ट। क्या इंपैक्ट को इनहांस कर देता है, इंप्रूव कर देता है, जोरदार बना देता है। कोई भी वर्ड उस वक्त माइंड में आ रहा हो, आप इससे ही बना के लिख दोगे, गलत नहीं माना जाएगा। बट ये कि बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है, इमोशनली चार्ज्ड अप हो रहा है ना, यहां लिखा हुआ इमोशनली चार्ज्ड हो जाता है, तो आपको भी ये लिखना पड़ेगा कि उससे जो डेप्थ होती है इमोशंस की वो बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये लिखना है। या इट सिंपल बोल दो ना, इट इंक्रीजेस द इंटेंसिटी।
ऑफ द इमोशन, ऐसे बोल दो, ये भी सही हो जाएगा, कोई गलत कर ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा आपके डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने बोला है, मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है कि अगर आपका आंसर वर्ड टू वर्ड भी नहीं है कोई बात नहीं, हम नंबर दे दें। कुछ आपके होंगे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो आपको पहले अटेम्प्ट नहीं करने, लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। पहले ये जो टिक मार्क वाले ना एमसीक्यूज वाले वो देख लेना, उससे ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी, और फिर जब लिखने बैठोगे ना वर्ड्स भी माइंड में आने लगेंगे कि क्या लिखना चाहिए मुझे। उसके पहले देख लेते हैं ट्रू फॉल्स वाले कैसे करने, वो देख लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपसे पूछा जाएगा, बताओ ये ट्रू है स्टेटमेंट के नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स तो नहीं है, या फिर क्या ये रीजन वैलिड है, या फिर क्या इनमें से कौन सा रीजन नहीं है। ये जरा ध्यान से देख लेना। क्या कहा मैंने? ध्यान से देख लेना कि वो कह रहा है कि गलत है कि सही है, या रीजन है या नहीं है। ये चीज आराम से पढ़ लेना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। कैसे क्वेश्चन होंगे? बेवकूफों वाले, पागलों वाले, नंबर लुटाने वाले। आओ दिखाता हूं, आओ आओ दिखाता हूं, डरने की क्या बात है, डियर सर साथ है, आ जाओ जी। भाई कहां है सर वाले क्वेश्चन? ये रहे ना, ये रहे आपकी आंखों के सामने भाई, ये रहे। ये क्वेश्चन है, पैराग्राफ पढ़ लिया आपने, सारा कुछ पढ़ लिया मान लो, ठीक है। अभी मैं आपके सामने सिर्फ उसके ऑप्शन दिखाऊंगा। भाई क्या है? पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स व्हाट इज नॉट द रीजन फॉर द रीसेंट शिफ्ट टू प्लांट बेस्ड मिल्क इज। भाई इसमें से कौन सा रीजन नहीं है जो प्लांट बेस्ड मिल्क पे लोग जा रहे हैं? भाई गाय का दूध नहीं चाहिए, गाय से दूध मत निकालो, प्लांट से दूध निकालो। इस पे कौन सा रीजन नहीं है वो देखना है। तो इसमें था मोर न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी ऑप्शन। दिमाग भी लगाओगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। गाय गाय हमारी माता है भाई, भाई गौ माता से ज्यादा कोई दूध हो सकता है क्या न्यूट्रिशियस? सारी बात छोड़ दो, है क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या ये गलत नहीं लिखा हुआ डी कि प्लांट का दूध ज्यादा न्यूट्रिशियस होगा? और ये तो मैं तब बता रहा हूं जब मैंने पैसेज पढ़ा नहीं है। जब आप पैसेज पढ़ोगे ना उसमें साफ साफ चीख चीख के लिखा होगा कि नहीं ये रीजन नहीं है। और ऐसे बेवकूफों वाले ऑप्शन है कि भाई ये मतलब क्या कहते हैं, जब बाकी के 3 ऑप्शन है वो आपको समझ में आ जाएंगे कि हाँ वो तो रीजन है ही। भाई एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, हाँ भाई एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, गाय को परेशान नहीं किया जाएगा, इंजेक्शन लगा लगा के दूध नहीं निकाला जाएगा, ये सारी चीजें है तो है ही, है ना। बेटर सब्स्टिट्यूट है लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल का, वो भी सही है। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ जाएंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और दिखाओ ना सर, और दिखाओ, और देख लेते हैं, आओ इस पे और हंस लेते हैं। एक और ऑप्शन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली लिस्ट द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल लिविंग। मुझे नहीं पता पैसेज क्या है, मुझे नहीं पता। देखो कॉमन सेंस देखना चाहता है एग्जामिनर ने, जानबूझ के क्वेश्चन डाला है कि देखते कितना कॉमन सेंस है बच्चे के अंदर। भाई ये पूछना चाह रहा है इसमें बता दो सस्टेनेबल लिविंग वाला आइडिया कौन सा है, और यहां फिर ऑप्शन दे दिए कि ये सारे थे, 6 के 6 थे, है ना। सस्टेनेबल लिविंग थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे ना, अगर पैसेज में साफ साफ लिखा है सस्टेनेबल लिविंग जो लंबे समय तक चल जाए, ये ना कि आज सारा कुछ खा लिया पी लिया, पेड़ पौधे सब काट डाले और अब आने वाली जनरेशन खत्म कर दी हमने, ऐसा नहीं। वो चीज़ है, पानी भी खत्म हो जाएगा, है ना, गैस ज्यादा हो जाएगी, पोल्यूशन ज्यादा हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर सस्टेनेबल लिविंग की बात हो रही है। तो उसमें देख लो क्या कह रहा है वो। सस्टेनेबल लिविंग का मतलब क्या है कि भाई आप क्या करो, मिसयूज करो एनर्जी का। मुझे बता दो क्या ये छठा ऑप्शन कभी भी सस्टेनेबल लिविंग हो सकता है? नहीं, लॉजिकली नहीं है। सबसे पहले तो 6 वाला ऑप्शन काट डालो, ये बी कट जाएगा और सी कट जाएगा। एक और देखना जरा, यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या 2 वाला सही है? ऐसे रिसोर्सेज यूज करो जो रिन्यूएबल नहीं है, जो दोबारा हम पैदा ही ना कर सके, वो यूज कर लो, सारे यूज कर लो, सब कुछ यूज कर लो, खत्म कर दो सारा कुछ। तो क्या 6 और 2 ऑप्शन हो सकता है? नहीं। तो 2 वाला भी काट दो, तो बी भी कट गया और डी भी कट गया, सी भी कट गया। लो आंसर क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। कुछ करना पड़ा नहीं, सिर्फ क्या लगाया? दिमाग लगाया, बहुत सिंपल कॉमन सेंस लगाया। क्या ये इंग्लिश का क्वेश्चन था? ध्यान से देखो, ये इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं था। ये रीजनिंग का सवाल था जो आपसे पूछा गया था आपका दिमाग चेक करने के लिए। इसी तरह के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं 50 क्वेश्चन ऐसे करा सकता हूं, लेकिन आप प्रैक्टिस करो। कहां से करोगे? आपको स्टडी मटेरियल मिला होगा, दिखाई देता हूं आपको ना। ये स्टडी मटेरियल आपके स्कूल से मिला होगा। पैसे नहीं है, नहीं सैंपल पेपर खरीद सकता, कोई बात नहीं, अपने स्कूल का ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको स्टडी मटेरियल सबको 10th-12th वालों मिला होगा, अपने स्कूल से जो मिला है उसमें इस तरह के बहुत सारे पैसेज है। आराम से अटेम्प्ट करो प्रैक्टिस। दोस्तों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कोई सा भी हो, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना। 3 तरह के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल बता देगा, बताओ आप क्या समझते हो इसके बारे में, क्या कहा गया है। तो लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, आपने इतना पढ़ रखा होगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि उसका आंसर सही लिख पाओगे। कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी पैसेज में से सबूत दो, कोई ऐसी लाइन का सबूत लेके आओ जहां आपको लगता है कि राइटर ने यूं कहा होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा। या फिर क्वेश्चन विद लाइंस, एक आपको पैसेज में से लाइन उठा के दे दी, जैसे वो कल्लप वाली फिल इन द ब्लैंक्स की अभी देख रहे थे, और फिर कहा होगा बताओ उसका यहां पर कहने का क्या मतलब था। इस तरह के भी क्वेश्चन ना बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना। अपना दिमाग मत खराब करना इस तरह के क्वेश्चन को देख के। कितने का होगा? मैक्सिमम 2 नंबर का होगा ना, टेंशन क्यों लेनी, बाकी का खराब मत करना, लास्ट में करना। और करना कैसे?
अगर सिंपल शॉर्ट आंसर है तो वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है, बना के जो भी आपको समझ में आया एट प्रेजेंट वो आपने कर दिया। कहीं वो कोई लाइन देता है ना तो उस लाइन पे जाना, पैसेज के अंदर लाइन पे जाना, वहां देखना आगे पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट निकल रहा है, क्या मेरे को समझ में आ रहा है, जो कि समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा, और फिर अपने वर्ड्स में बना के लिखना। एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, ये मजेदार है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन दिखाता हूं फिर बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शेयर एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, भाई यानी पैसेज में से कोई लाइन आप कोट करो, लिख के बताओ कि हाँ क्या था, इन अबाउट 40 वर्ड्स टू सपोर्ट करने के लिए अपने आंसर को, दैट द राइटर्स राइटिंग स्टाइल इज डिस्क्रिप्टिव एंड ह्यूमरस, कि भाई राइटर का जो स्टाइल है वो डिस्क्रिप्टिव ह्यूमरस है। करना क्या है, पैसेज में जाना पड़ेगा, पैसेज में जाएंगे, वहां क्या देखेंगे, ऐसी लाइंस देखेंगे जहां पे कोई ह्यूमर यानी कोई मजाकिया बात कही गई होगी, डिस्क्रिप्टिव कोई चीज डिस्क्राइब की गई होगी, है ना, इस तरह की बातें देखेंगे ना, बस वो बात हम यहां पे कोट करके लिख देंगे, हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ट्रिकी है, क्या काम है, ट्रिकी है, घुमाने वाला है, कोई बात नहीं, 2 नंबर में, बहुत ज्यादा नंबर का नहीं है, 2 ही नंबर का, लास्ट में अटेम्प्ट करना। अगर आपने सही से जज कर लिया, एविडेंस ला के दे दिया तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं ला पाए तो कोई बात नहीं, बाकी 18 नंबर 20 नंबर तो आप सही से कर पाओगे ना। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को हमें टैकल करना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है। सबसे पहला काम क्या करना है, अनसीन पैसेज में कोई भी पैसेज अब आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सबसे पहले लास्ट पैराग्राफ को पढ़ना है। दूसरा काम क्या करना है, क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, क्वेश्चन को एक नजर मानिए, पढ़ना क्या है इसमें। तीसरा काम क्या करना है, इंटेंट आ गई, थॉट पता चल गया कि किस बारे में है ये पूरा टॉपिक, क्या है, ओवरऑल माइंड को क्लियर कर लिया क्लियर। तीसरा काम, अब पैसेज को पढ़ना है आराम से कम 2 बार आपको पैसेज को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, बहुत स्लो पढ़ना है। जिस इंग्लिश वर्ड का मीनिंग नहीं पता कोई बात नहीं पता, मैं जितना मुझे पता उस हिसाब से पढ़ूंगा। और अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन वाले वर्ड ही आपको आंसर देके जाएंगे। अंडरलाइन कर लिया वर्ड को, और फिर लास्ट में आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है 1 बाय 1। पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, एमसीक्यू वाले जिसमें टिक मार्क वाला है। उनमें भी कौन से पहले करोगे आप, ट्रू फॉल्स वाले, करेक्ट स्टेटमेंट वाले, अपोजिट वर्ड वाले, फिल इन द ब्लैंक वाले, ये वाले पहले करोगे। शॉर्ट आंसर वाले बाद में करना। हमेशा किस चीज का इंतजार में रहना कि मुझे हिंट मिली भी है, बेवकूफों वाले ऑप्शन को मुझे पहले क्रॉस करना है। अटेम्प्ट करो जितने पेपर आप अभी अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस करो। इंस्टाग्राम पे डियर सर काशिफ की आईडी से आप मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हो मैं आपको आंसर करूंगा, टेंशन मत लेना। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत काम आएगी, पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक चाहिए आप मुझे बताओ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।